हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से और आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 14 विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। पाठ 14 विराम चिन्ह। सबसे पहले हम जानेंगे कि विराम क्या होता है, विराम का अर्थ क्या होता है। रुकना। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो बीच बीच में रुकते हैं, इस रुकने को ही विराम कहते हैं। लिखते समय इन विरामों के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। जब हम लिखते हैं या आपने देखा होगा जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ विशेष चिन्ह लगे हुए होते हैं। कुछ शब्दों के बाद में कुछ वाक्य जब पूर्ण हो जाता है तो वो जो विशेष चिन्ह होते हैं ना, उन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। वो हमें संकेत देते हैं कि आपको किस स्थान पर कितना रुकना है, तो उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अपने भाव और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अपने भाव और विचारों को, जब अपने भाव अपनी बातचीत करते हैं, अपने भाव को दूसरों के समक्ष रखते हैं, तो उनको स्पष्ट करने के लिए हम कुछ समय के लिए ठहराव की आवश्यकता होती है, जगह जगह रुकना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही लगातार ही हम बोलते जा रहे हैं कि शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है। उन शब्दों का अर्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए हमें रुकना पड़ता है। तो उन विचारों और भावों को स्पष्ट रूप से जब हम व्यक्त करना होता है तो उसके लिए हमें विराम चिन्ह की बहुत आवश्यकता होती है, मतलब जरूरत पड़ती है, हमें उसका प्रयोग करना ही पड़ता है। विराम चिन्हों का वाक्य के अर्थ पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसका विराम चिन्ह पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये वाक्य दिया हुआ है, एक ही वाक्य ये 3 प्रकार से दिया हुआ है। देखिए हम इसको जब बोलते हैं तो ये किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है। पहला है रोको मत, आने दो। यहाँ पर या ये थोड़ा सा हम रुके थोड़े समय के लिए, हम इसको क्या बोलेंगे, अल्प विराम। रोको मत, आने दो, मतलब रोको मत, उसको अंदर आने दो। दूसरा है रोको मत आने दो, अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो गया, चिन्ह का प्रयोग अलग स्थान पर होते, इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। पहले था कि रोको मत आने दो, और दूसरे में है रोको मत आने दो, मतलब उसको वहीं रोक लो, मत आने दो। और अंतिम जो तीसरा है, इसमें कहां पर इसका है, रोको मत आने दो। यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, रोकने को बोल रहा है या आने को बोल रहा है। यहाँ पर इन्होंने अंत में ही ये पूर्ण विराम का जो चिन्ह है इसका प्रयोग किया है, रोको मत आने दो। उपरोक्त वाक्यों में 1 व 2 में विराम चिन्ह अल्प विराम, ये चिन्ह होता है ना, ये इसको अल्प विराम बोलते हैं। 1 और 2 वाक्य में, उपरोक्त वाक्यों में 1 और 2 में विराम चिन्ह अल्प विराम का अलग अलग स्थान पर प्रयोग होने के कारण दोनों वाक्य एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। अब ये अलग अलग स्थान पर प्रयोग किया गया है, तो ये जो दोनों वाक्य हैं, पहला और दूसरा, ये एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं, बिल्कुल विपरीत अर्थ हो चुका है इनका। जबकि वाक्य में 3 में वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तीसरा वाक्य है रोको मत आने दो, इसमें इसका अर्थ बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। अतः हमें विराम चिन्हों का प्रयोग अत्यंत ही सावधानी पूर्वक उचित स्थान पर ही करना चाहिए, नहीं तो आपका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। विराम चिन्ह का गलत प्रयोग वाक्य का अर्थ ही बदल देता है। अब हम देखेंगे कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार, विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम 4 प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में ही पढ़ेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ 4 विराम चिन्हों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पूर्ण विराम। ये आप देखते हैं जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उसके अंत में इस प्रकार का हम एक चिन्ह लगाते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग किसी बात के पूरा हो जाने पर ही किया जाता है। पूर्ण विराम मतलब पूरी तरह से रुक जाना, इसका अर्थ निकलता है पूरी तरह से हम रुक जाते हैं। जब हम पूरा वाक्य बोल देते हैं, हम अपनी बात कह देते हैं या पूरा वाक्य हम लिख देते हैं, उसके पश्चात जब हमें आगे नहीं लिखना होता है, हमें कोई किसी से कोई वाक्य नहीं बोलना है, उसके बाद ही इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से सभी प्रकार के वाक्यों के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ उदाहरण देख लेते हैं, बच्चे प्यारे होते हैं, यहाँ बीच में कहीं नहीं रुके हैं, अंत में ये पूर्ण विराम लगाया है कि यहाँ पर वाक्य हमारा पूरा हो गया है। मैं विद्यालय जाऊंगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं अल्प विराम। पढ़ते, लिखते या बोलते समय जहां हमें थोड़ी देर रुकना होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसके पहले भी मैंने आपको जब हमने पाठ प्रारंभ किया था वहां पर मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि जब हम कुछ समय के लिए रुकते हैं वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम बाजार जाकर किताब, कॉपी और पेंसिल लाओ। हम रुके यहाँ पर
तुम बाजार जाकर किताब, किताब के बाद थोड़ा हमने विराम दिया, यहाँ पर थोड़े हम ठहरे हैं, कॉपी और पेंसिल लाओ। दूसरा है मोहन तुम इधर आओ, मोहन के बाद हम रुके, मोहन तुम इधर आओ। अगला है हमारा प्रश्न सूचक या प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, ये हम इस चिन्ह से हम पहचानेंगे कि प्रश्न सूचक चिन्ह है। प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह, ये इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी कोई प्रश्न पूछते हैं, हम लिखते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम किसी भी तरह से हम किसी से भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका नाम क्या है, तुम क्या काम करते हो, आप कहाँ रहते हो, आप क्या खा रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद ही प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अंतिम है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार से लगता है। इसका चिन्ह हर्ष मतलब खुशी जब हमें होती है, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो मैं विस्मय में डाल देते हैं। ठीक है, तो हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा इन भावों को जब हम प्रकट करते हैं हमारे अंदर, तो फिर हम उसके बाद इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह क्या सुहावना मौसम है, इतना लंबा सांप। तो देखिए बच्चों, आज हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा और हमने विराम चिन्ह के 4 प्रकारों के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।